शुरुआत तो संघ की पृष्ठभूमि उस समय से है जब इमरजेंसी के पहले से, लेकिन वर्तमान में भीलवाड़ा लोकसभा सांसद जो जीत कर आए हैं, यह एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि पहली बार चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने। हमारे साथ में है दामोदर अग्रवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उन्होंने किस तरह से ये जीत हासिल की और उनका राजनीतिक करियर कैसे रहा। सदभि धड़क में आपका स्वागत है। मैं बहुत बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। ऐसा मान लीजिए 1970 से बहुत सक्रिय हूं। पिछले 55 बरस में मैंने समाज जीवन के सेवा के क्षेत्र में काम किया है। इमरजेंसी 1975 49 ईयर्स एगो भी मेरे को सत्याग्रह करके मैंने जेल गया हूं, इसलिए लोकतंत्र सेनानी भी हूं। 1996 में भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा जिला महामंत्री संगठन के नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार से पिछले 28 वर्ष से भाजपा में काम कर रहा हूं। 2000 तक में जिला महामंत्री संगठन रहा। 2003 से 2006 भीलवाड़ा शहर विधानसभा का जो क्षेत्र है उसमें मंडल का अध्यक्ष रहा। 2006 से 11 भारतीय जनता पार्टी का भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष रहा। फिर 2014-15 से 18 जिला अध्यक्ष रहा। इस दरमियान में लगातार प्रदेश कार्य समिति में भी रहा, कई जिलों का संगठन प्रभारी रहा, कोटा संभाग का भी संगठन प्रभारी रहा हूं। पिछले 2 टर्म से मैं प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी हूं और उदयपुर संभाग का इंचार्ज हूं। इस दरमियान पार्टी ने जब जो जिम्मेदारी दी, चाहे वो राजस्थान के किसी भी जिले में चुनाव की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे तेलंगाना की हो, चाहे कलकत्ता की हो, मैंने विभिन्न स्थानों पर पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के पक्ष में प्रचार का काम भी किया। 2005 में पहली बार मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, काउंसलर, म्युनिसिपल काउंसलर, और नेता प्रतिपक्ष रहा 2005 से 2010। पर चुनावी राजनीति का अवसर मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। अभी पार्टी ने मुझे भीलवाड़ा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है और आज जीतकर मैं आपके सामने हूं। अग्रवाल साहब, जैसे कि वर्तमान में जो पहले निवर्तमान रहे हैं सुभाष भेड़िया जी, 2 बार वहां पे सांसद भी रहे, अच्छे मतों से जीते भी, रिकॉर्ड मतों से, उसके बावजूद आपका चयन करना पार्टी ने, इसके पीछे आप कुछ कारण बताएंगे? इसका कारण तो केंद्रीय निर्वाचन चुनाव समिति ही बता सकती है, परंतु पार्टी में किसी एक व्यक्ति को लगातार टिकट मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। पार्टी ने बहेड़िया साहब को 4 बार लोकसभा का टिकट दिया है, 1 बार विधानसभा का टिकट दिया है। इस बार वो अवसर मुझे दिया है, इससे अधिक इसमें कोई बात नहीं है। एक संगठन महामंत्री आप जिले के रहे हैं, एक पार्षद, यानी कि अगर राजनीति की पहली सीढ़ी पार्षद यानी कि निर्वाचित, उसके बाद लोकसभा सांसद बनना, वो पूरा सफर किस तरह से देखते हैं आप? बेशक पार्षद से लोकसभा सदस्य सांसद का सफर बहुत ही दिलचस्प है। मैं पिछले 50 वर्षों से लगातार संगठन और पार्टी के निर्देशानुसार सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं और ये जो चुनाव अभी हुआ उसमें मेरे सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी साहब थे, इसलिए इलेक्शन बहुत दिलचस्प रहा और मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूं कि इतने बड़े नेता के सामने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता से
हमारे संगठन के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के पसीने से और पिछले 50 वर्षों में जो मेरी कनेक्टिविटी रही है, क्योंकि इस लोकसभा में 7 विधानसभा भीलवाड़ा जिले की है और 1 विधानसभा बूंदी जिले की है। ये अलग बात है कि भीलवाड़ा भी अब 2 जिले हो गए, लेकिन मेरा 7 विधानसभा में बहुत सघन संपर्क रहा है। लगभग 20,000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को मैं निजी तौर पर नाम से जानता हूं और लगभग 2 लाख मतदाताओं को मैं चेहरे से पहचानता हूं। बहुत बड़ी बात। इस कनेक्टिविटी का भी मुझे बहुत बड़ा लाभ मिला। बाकी आम जन नरेंद्र भाई मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता था, इसलिए जीत में मुख्य कारण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का चेहरा, भाजपा की नीतियां और कार्यकर्ता की मेहनत रही। सांसद साहब, वर्तमान में जो बहुमत जो मिला है, चूंकि आप संघ के इतने इमरजेंसी के पहले के समय से हैं, आपने तमाम उतार चढ़ाव, सुख दुख, तमाम पहलू को आपने देखा और लगातार अगर हम देखें इस सरकार के तो 10 साल जो है वो बेमिसाल कहना कोई छोटी बात मतलब बड़ी बात नहीं होगी कि बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने हमारे देश को जिस गौरव लुटाया, हमारी अस्मिता को, हमारा स्वाभिमान को जिस परचम पर जो लहराया है, ऐसी स्थिति में 2 बार के कार्यकाल निकलने के बाद ये जो बहुमत आया, इस पर आप अपना क्या शेयर करना चाहेंगे अनुभव? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना और बहुमत हासिल करना भारत के लोकतंत्र के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। देश की आजादी के बाद जवाहरलाल जी नेहरू के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार आज प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो पता नहीं क्यों जीत का जश्न मना रही है, 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा में जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीती मिलाकर, उतनी सीट इस बार भाजपा ने जीती है। 35 दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस ने जितनी सीटें जीती उससे ज्यादा सीट हमने जीती है। और इसीलिए देश की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री पर अगर ध्यान करें तो तीसरी बार लगातार सरकार में प्रचंड बहुमत से आ जाना ये बहुत बड़ी घटना है। और एनडीए चुनाव बाद का कुनबा नहीं है, पिछले 20-25 सालों का अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ चुनाव पूर्व का अलायंस है। और पिछली सरकार भी एनडीए की थी, उससे पिछली भी एनडीए की थी, आज भी एनडीए की सरकार बन रही है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, ये राजस्थान में हार के कारण क्या मानते? लगातार 2 बार से जीती आई है, 25 के 25 सीटें, इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाई है और हैट्रिक तो छोड़ें काफी सीटें कम आई है, इसके पीछे क्या कारण मानेंगे? मैं इस समय चुनाव में व्यस्त रहा, इसलिए चुनावी दौर की डे टू डे एक्टिविटी से मैं दूर था, क्योंकि मैं अपने चुनाव में व्यस्त था। फिर भी सीटें तो कम आई हैं, इस पर सब लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में जो कमी बेशी रही है उसको दुरुस्त करेंगे और अगली बार पुनः 25 सीट जीतेंगे। तो सर, एज ए सांसद के तौर पर अब लोकसभा जो भीलवाड़ा लोकसभा है, वहाँ ऐसे क्या मुद्दे हैं कि विकास के या जो पेंडिंग चल रहे हैं जिनको लेकर आप चलने वाले अगले 5 साल में, ऐसे कौन से भीलवाड़ा के विकास को लेकर या जनता के क्या मुद्दे हैं जिन पर आप काम करेंगे? देखिए, पिछले 10 वर्ष में भी एनडीए सरकार में तत्कालीन सांसद महोदय ने विकास के अनेक काम कराए हैं, परंतु डेवलपमेंट इज रेगुलर प्रोसेस। जन आकांक्षा भी बढ़ती है, जन की आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। अभी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक उन्नयन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के सपने को लेकर, संकल्प को लेकर मैदान में उतरी है। मुझे भी जिस दिन से टिकट मिला 31 मार्च 2024 से,
मेरे दिमाग में ताना बाना बुना जा रहा है। 2047 में जब भारत विकसित होगा, उस समय विकसित भीलवाड़ा कैसे हो सकता है। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, किस प्रकार से लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को शुद्ध पेयजल और पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकती है। हमारी लोकसभा क्षेत्र में उच्च तकनीक के शिक्षा और चिकित्सा के संस्थान कैसे स्थापित हो सकते हैं, रोजगार के सृजन के लिए कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है। टेक्सटाइल पार्क भीलवाड़ा में आना ही चाहिए था। अशोक गहलोत की राजनीतिक पैंतरेबाजी से राजस्थान से टेक्सटाइल पार्क का सपना अब तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि टेक्सटाइल पार्क के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार भेजती है, लेकिन अब चूंकि हमारी डबल इंजन की सरकार है, इस बजट में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा होने पर राजस्थान से हम भीलवाड़ा का प्रस्ताव भिजवाएंगे और मुझे उम्मीद है कि मैं इसी टेन्योर में टेक्सटाइल पार्क लाकर भीलवाड़ा के इंडस्ट्रियल हब को और ऊंचाइयां देने का प्रयास करूंगा। कैसे वहां पर सिरेमिक जोन आ सकता है, क्योंकि भीलवाड़ा में खनिज संपदा प्रचुर है और सिरेमिक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल भीलवाड़ा से जाता है। इन दोनों के माध्यम से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देकर रोजगार का सृजन किया जा सकता है, ताकि आम जन की बाइंग कैपेसिटी बढ़े और उनका जीवन स्तर ऊपर उठे। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि के साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर मेरा सर्वाधिक जोर रहेगा। केवल भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में ट्रैफिक बेहाल है और बहुत बड़ी समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, खासतौर से मेडिकल इमरजेंसी इत्यादि के अंदर जनहानि होने की भी आशंका बनी रहती है। तो भीलवाड़ा में एक आरओबी प्रस्तावित है, वो क्यों नहीं बनी, अब तुरंत बने। भीलवाड़ा में चित्तौड़ रोड से लेकर रेलवे स्टेशन होते हुए सुखाड़िया सर्किल से पुनः हाईवे तक एलिवेटेड रोड के बारे में विचार कर सकते हैं। आरओबी यानी अजमेर चौराहे से लेकर नेहरू रोड होते हुए सांगानेर होते हुए भी एक एलिवेटेड रोड बन सकता है। हमें अब थोड़ा आगे का सोचना होगा। विजन 2047 को ध्यान में रखकर उस समय तक की बढ़ती हुई आबादी और बदलती हुई जीवन शैली में लोकसभा क्षेत्र की आवश्यकताएं क्या होंगी, उसको ध्यान रखकर हम योजना को प्लान करेंगे और उस पर क्रमशः आगे बढ़कर भीलवाड़ा एक विकसित भीलवाड़ा, औद्योगिक भीलवाड़ा, संपन्न भीलवाड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकसित भीलवाड़ा, कनेक्टिविटी में इफेक्टिव भीलवाड़ा, इस प्रकार का प्रयास करेंगे। सर, चूंकि आप भी उद्योग जगत से जुड़े हैं और भीलवाड़ा का अपने आप में एक वस्त्र जो नगरी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति है, ऐसे में दूसरा एक मुद्दा है प्रदूषण का। जिस तरह से केमिकल वहां से निकलता है, तो उसको लेकर आपकी कोई कार्य योजना है? देखिए, मैं इस इंडस्ट्री से 40 साल से जुड़ा हूं। मेरे खुद के वीविंग इंडस्ट्री है और मैं इस उद्योग की फेडरेशन का अध्यक्ष भी हूं। किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन पर किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है, लेकिन चाहे जोधपुर हो, चाहे पाली हो, चाहे बालोतरा हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे इचलकरंजी हो, वहां पर इंडस्ट्री के कारण जो प्रदूषण है उसकी तुलना में भीलवाड़ा की इंडस्ट्री बहुत सेफ है और अब तो 100% जीरो डिस्चार्ज पर इंडस्ट्री को डिजाइन करके पॉल्यूशन की एनओसी मिल रही है। मैं समझता हूं कि
भीलवाड़ा में अगर इस तरह की कोई समस्या है तो उसको हम ठीक कर लेंगे, और यदि ठीक नहीं होगी तो उस पर सख्ती करने में भी कोताही नहीं बरतेंगे। लेकिन जन स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पर हमारे वहां का उद्यमी बहुत संवेदनशील है। वो केवल उद्यमी नहीं है, वो उद्यम के साथ साथ समाज सेवी की भूमिका में भी है। मुझे अच्छी तरह याद है, कोरोना काल में इसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण एक व्यक्ति भीलवाड़ा में भूखा नहीं रहा। एक श्रमिक बेरोजगार होते हुए भी अपनी रोजी रोटी से महरूम नहीं रहा। हमने उनके भी न्यूनतम वेतन का प्रबंध किया है और मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कर लेंगे। एक जो चर्चित सवाल है, अभी पीएम मोदी जी ने भी कहा है कि अभी जो शपथ ग्रहण जो होने वाला है शाम को आज, उसको लेकर कुछ लोगों को फोन गए हैं और पूरे तमाम मीडिया में चर्चा है कि ये मंत्री बनने वाले, ये मंत्री बनने वाले। ऐसे में उन्होंने कहा है कि किसी के पास कंफर्म करना हो तो उनके पास फोन आ जाएगा। तो राजस्थान से आपके पास इस तरह का कोई फोन आया है? नहीं, मेरे पास कोई फोन नहीं आया है। जिसको मंत्री बनना है उसको फोन जा चुका है। उनको पता है कि मैं मंत्री बन रहा हूं, और हो सकता है किसी को प्रोसेस में हो। आज शाम को 7:15 पे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मंत्री बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता संगठन के निर्देश की अक्षरशः पालना करता है। जब जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाता है, और वो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का होता है। भाजपा में इस विषय को लेकर कोई उलझन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप राजस्थान की जनता को कोई सच बेधड़क के माध्यम से मैसेज या संदेश देना चाहें? मैं राजस्थान की जनता को सच बेधड़क के माध्यम से एक संदेश अवश्य देना चाहता हूं। राजस्थान में माननीय भजनलाल जी की संवेदनशील विकासशील सरकार है, और भजनलाल जी शर्मा ने केवल 6 महीने में जन संकल्प के 45% वायदों को पूरा किया है। ईआरसीपी के नाम पर 5 साल जो राजनीति करी अशोक गहलोत ने, केवल बात करी है। आज ईआरसीपी का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रांतों से भी समझौता होकर प्रगति को अग्रसर है। यमुना जल बंटवारे का मसला सुलझ चुका है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू राजस्थान की जनता को पर्याप्त बिजली और सरप्लस बिजली की स्थिति में आने के लिए हो चुके हैं। गैस सिलेंडर 500 रुपए से नीचे का कर चुके हैं। और मैं सबसे बड़ी बात मानता हूं कि अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। जिन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक सरकार के लोगों से मिलकर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया पेपर लीक करके, आज वो तमाम लोग जेल के सीकचों में हैं, और उनमें से कुछ लोग भागे भागे फिर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में एक लोकप्रिय संवेदनशील विकासशील सरकार है, और अब मोदी 3 आज प्रारंभ हो रहा है। दोनों सरकारें मिलकर राजस्थान की जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए पूरा प्रयास करेंगी। हम सब मिलकर मेहनत करके संवेदनशील रहते हुए विकसित राजस्थान के सपने को पूरा करेंगे, और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर राजस्थान सरकार भी चल रही है, केंद्र सरकार भी चल रही है, और अपराधियों में, माफियाओं में किसी प्रकार का उनको संरक्षण प्राप्त नहीं हो, इस प्रकार का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए खुशहाल राजस्थान की उम्मीद के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच बेधड़क के साथ बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद साहब। तो ये थे हमारे साथ में भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि किस तरह से वो आने वाले 5 सालों में भीलवाड़ा को विकास की दिशा में ले जाएंगे। मैं शैलेंद्र शर्मा अपने सहयोगी हेमंत के साथ।